अगर आप पढ़ने के बाद भी नंबर सीटीटी में 89 आ रहा है, 81 आ रहा है और फेल हो, मतलब फेल वाला रिजल्ट आ जा रहा है, अच्छा नंबर नहीं आ पा रहा है, तो मैं इसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे कि तैयारी तो है पहले से ही, बस स्मार्ट तरीका नहीं लगाया जा रहा है तो फेल हो जा रहा है। तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा, ये बस कर लो। हफ्ते भर ऐसे पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक ऐसे आदत हो जाएगा और अच्छा नंबर आ जाएगा, मतलब पासिंग नंबर आ जाएगा बिल्कुल आराम से और बढ़िया से। हार्ड वर्क वाला काम नहीं बताऊंगा, बस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो स्मार्ट वर्क क्या है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये सीटीटी जो है एग्ज़ाम, इसमें इसको पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। पैटर्न क्या है, तो इसमें 5 सब्जेक्ट होता है, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मतलब इन दोनों में से कोई एक, ईवीएस, मैथ, ये सब। तो ये 5 सब्जेक्ट होता है, सभी में 30-30 नंबर का होता है। अगर सभी में से 20-20 नंबर ला दिया जाएगा, 5 सब्जेक्ट है तो 20 में से 100, 30 में से 20 आ रहा है, मतलब 20-25 100 नंबर तो भी आएगा, मतलब पासिंग नंबर आएगा, मतलब पास होना तय है। थोड़ी सी किसी विषय में कमज़ोर है तो भी ऐसे, अगर 20-20 नंबर सभी में आ रहा है, कमज़ोर विषय में थोड़ा सा कम आ गया तो भी पासिंग नंबर आना है। उस ढंग से मैं इसमें बताऊंगा, बहुत कठिन नहीं रहेगा, तो ऐसे करना है। और एक सेकेंड पेपर के लिए क्या है कि 4 सब्जेक्ट होता है, तो मान लो कि 3 सब्जेक्ट में 20-20 में 25-25 या तो 20 आ गया, तो 20 नहीं 60 हो गया। और 60 किसी एक सब्जेक्ट जो SST या तो साइंस मैथ का पोर्शन होता है, उसमें से 35 आ गया, और 60-35 95 हो गया, इसमें भी पासिंग नंबर आ जाएगा। तो अब हम लोग खूब बढ़िया से समझते हैं कि पढ़ना क्या है, कैसे क्या करना है कि अच्छा नंबर आ जाए। पढ़ने से बस नहीं होगा, स्मार्ट काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब हो पाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसमें CTET का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट CTP है। ये CTET का दिल होता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में CTET से पेडागोजी के क्वेश्चन आता है। इसका मतलब पेडागोजी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेडागोजी अगर बढ़िया से मजबूती से तैयार कर लिया जाए तो ये सभी सब्जेक्ट में आएगा 15-15 नंबर का। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 15-75 नंबर तो यहीं से आ गया। 150 में से 75 नंबर पेडागोजी से आ गया, केवल एक विषय बढ़िया से पढ़ने पर। तो बाकी विषय में इतना तो कोई कमज़ोर नहीं होगा कि बाकी विषय में से मतलब 90 लाने के लिए 75 तो पहले से है, बाकी विषय में से मुझे 15 नंबर लाना है, तो 15 नंबर क्यों नहीं आ पाएगा। तो ऐसे हो सकता है। CTET के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट में CTET के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पढ़ना होगा जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये हो गया, ये मनोवैज्ञानिक, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। फिर सीखने का सिद्धांत और बुद्धि का सिद्धांत, ये 5 चीज़ें CTET में हर टॉपिक से पूछा जाता है, मतलब ये हर सब्जेक्ट में ये आता है। तो ये पहले तैयार कर लेना है। करना क्या है कि CTET को, मतलब इसमें जो जितना भी सब्जेक्ट है वो सब रटना नहीं है, रटने से कुछ होने वाला नहीं, समझना है। इसको पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम को पास करने के लिए 2 महीना 3 महीना बहुत है, आसानी से पास किया जा सकता है। ये नहीं कि मैं पास कर लिया हूँ तो मुझे आसान लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं भी बहुत कमज़ोर बालक रहा हूँ, मैं भी 2-3 महीने पढ़ा, कैसे पढ़ा वही सब बता रहा हूँ, तब पास होना तय होता है। और ये समझने पर बल देना है, रटने पर नहीं। CTET जो है रटने वाली चीज़ नहीं पूछता है, समझने वाली चीज़, फैक्ट नहीं पूछता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कोई ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है रटने वाले जैसे फैक्ट बेस पे, तो वो होता होगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन समझने वाला होता है। अब यहाँ पे जो बुक है, तो अगर जैसे कि सेल्फ पढ़ने का मन है, जैसे बिना यूट्यूब का, बिना कोई पैसे लिए सेल्फ पढ़ने का मन है, उसमें थोड़ा विश्वास है, तो अच्छा मतलब कि डिसीजन है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि यूट्यूब वाला ही लड़का अच्छा नंबर ला पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब से भी अच्छा नंबर आ सकता है। और NCERT 6 से 8 तक की सभी किताबें जो है सब्जेक्ट के हिसाब से CTET में जो है उस हिसाब से पढ़ लेने पर भी अच्छा होता है। तो ये थी हम लोग बेसिक जानकारी। अब हम लोग रूटीन समझते हैं कि पढ़ना क्या है, कब क्या करना है, पूरे टाइम के साथ बताऊंगा। अब कितने समय तक क्या करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। तो डेली रूटीन 5 से 6 घंटे का रखना है, कम रखना है कम रख सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है एग्ज़ाम में। लेकिन अधिक रहेगा तो अधिक जब रहेगा तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयार होगी, ये फ़ायदा होगा। और बचे समय में रिवीजन किया जा सकता है, तो ये ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा है। तो डेली रूटीन में 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। CTP पहले स्टार्ट करो, कब, मॉर्निंग में। सबसे पहले मॉर्निंग में जब भी उठना है तो CTP 1.5 घंटे अपने फिक्स टाइम जो भी जागने का होगा उससे जब भी स्टार्ट करो, मॉर्निंग में CTP पढ़ना है। और 1.5 घंटे कम से कम, अधिक पढ़ सकते हो अधिक पढ़ना। और उसमें क्या करना है कि CTP का कोई एक टॉपिक निकालना, थ्योरी पढ़ना, उसका थ्योरी पढ़ने के बाद तुरंत, थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ कर लेना है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न करना, टिक लगाने वाला। हो गया, CTP हो गया फाइनल। उसके बाद लैंग्वेज, ये मतलब रोज करना है। उसके बाद लैंग्वेज में आता है हिंदी, या तो हिंदी के साथ संस्कृत या तो इंग्लिश, मतलब हिंदी तो रहेगा, संस्कृत इंग्लिश में से कोई एक रहेगा। तो ये इसको क्या करना है कि आफ्टरनून, मतलब दोपहर में इसको पढ़ना है। कितने घंटे, 1.5 घंटे लगभग, मतलब कम से कम 1.5 घंटे, अधिक हो सके तो अधिक अधिक भी पढ़ लेना।
तो 1.5 घंटे, डेढ़ डेढ़ मतलब CTP का 1.5 घंटा और लैंग्वेज का 1.5 घंटा, 3 घंटा तो यहाँ पे पढ़ लिया गया। अब इवनिंग आ जाएगा, दोपहर के बाद मतलब कि इवनिंग में क्या करना है कि मैथ और EVS या फिर दोनों, मतलब मैथ या EVS में से कोई एक लेना, उसको पढ़ना बढ़िया से, उसको भी पढ़ना होगा 1.5 घंटे, या तो 2 घंटे कर लो या तो 1.5 घंटे, दोनों में से कोई चलेगा। तो मान लो 1.5 घंटे कर लिया जाएगा, तो 4.5 घंटे यहाँ पे पढ़ा गया एकदम आराम से, मतलब इवनिंग होते होते 4.5 घंटे की पढ़ाई हो गई। ऐसा नहीं कि 4.5 घंटे में कुछ नहीं सीखा गया, बहुत कुछ सीखा जा चुका रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब तो आ जाएगा रात। रात में एक काम करना है सोने से पहले। देखो मैं सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन बता रहा हूँ, तो जब रात हो जाएगा तो उस टाइम क्या करना है कि जितना उस डेट में उस दिन में पढ़ा गया है सबको रिवीजन करना है। भले थोड़ा टाइम कम बचे, अगर नींद तेज आ रही है तो थोड़ा सा रिवीजन करो, फास्ट करो, पढ़ के सो जाना। फिर सुबह उठना, फिर उसी को जो रिवीजन किए थे फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। और फिर जो सुबह CTP पढ़ना है 1.5 घंटे, अलग से एक टॉपिक निकालो, उसका थ्योरी पढ़ो और प्लस MCQ करो, ये रोज़ करना है। और ये रूटीन अगर अपना लिए रोज़ करते रहे, हफ्ता भर में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अब ये लगेगा कि मैं निकालूंगा। और जब ये लगने लगेगा कि निकालूंगा एग्ज़ाम को, तो फिर कोई रोकने वाला है ही नहीं इस पृथ्वी पे। तो ये चीज़ हो गई। तो जैसे कि रात वाले टाइम में रिवीजन करना है, और प्लस PYQ, अगर जैसे PYQ मतलब किया जा सकता है, करने का मतलब करो। नाइट में रिवीजन करने के बाद PYQ कर लेना है। ये काम एक दिन का आपका पूरा फाइनल हो गया। अब क्या करना है, जब संडे या तो सैटरडे, किसी एक ही दिन में या तो दोनों अलग अलग दिन में मॉक टेस्ट देना है। और ये कब देना है, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ये काम स्टार्ट करना है। वो तो जो रूटीन बताया पढ़ने का ऐसे करते रहना है, लेकिन मॉक टेस्ट कब देना है, एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना पहले से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। और मॉक टेस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट प्रत्येक दिन कर दो, या फिर शनिचर इतवार को कर दो, शनिचर रविवार को। अब क्या करना है, ये मॉक टेस्ट भी हो गया। मॉक टेस्ट जब करोगे तो कुछ सवाल लगेगा कि मतलब ऐसे कि नहीं आ पा रहा है या तो हल नहीं पा रहा। जैसे कि मॉक टेस्ट में क्या होगा कि CTP के सवाल को हल किया गया, सभी सवाल हल हो गए, अब उसका आंसर मिलाया गया। तो मान लो कि CTP का कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ पा रहा था, पहले तो हल कर लो, तब जाके उसका एक्सप्लेनेशन देखना कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या था। मैं जो आंसर दिया था वो सही है, अगर गलत है तो एक्सप्लेनेशन से पता चल जाएगा कि मैंने गलती क्या कर दिया, क्या सोच के गलती किया था। तो जो गलत लग रहा है, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, तो उसको किसी और कॉपी में नोट करना है। यही काम करना पड़ेगा मॉक टेस्ट देते समय। तो तैयारी दोस्तों 1 नंबर का हो जाएगा, और ये मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, और ये नंबर जरूर लाएगा, इससे नंबर एकदम आना तय है। तो ये हो गया। अब प्रत्येक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है, गलती कहाँ पे हुई है, क्यों हुई है, जो गलती हुई है नोट करना है। हो गया नोट, समझ में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग का सबसे बड़ा हथियार है। PYQ को अंतिम 10 वर्ष में जो भी PYQ हुआ है सभी सब्जेक्ट का यूट्यूब से चाहे विकिपीडिया से निकाल लो PDF के द्वारा, और उसको हल करो, समझो, नोट करो। ये काम करना पड़ेगा। और यहीं से पैटर्न, ये मतलब ये जो पैटर्न है PYQ से पता चलेगा। हर PYQ में एक ही पैटर्न अपनाया गया है। CTT में लंबे समय से एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन बनता आ रहा है। अब ये कैसे पढ़ना है, पहले स्वयं हल कर लेना, जो बताया मॉक टेस्ट को हल कर लेना है, और उससे एक्सप्लेनेशन देखना है, समझना है, नोट करना है। ये काम हो गया। ये काम जब हो जाएगा तो अब क्या काम है, अब स्मार्ट वर्क अब यहाँ से और तगड़ा कर देना है, तेज। CTP थ्योरी का कॉन्सेप्ट पकड़ लो। CTP के जितने थ्योरी है सभी का कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट अगर मजबूत हो गया तो मतलब काम बढ़िया हो जाएगा। और कन्फ्यूजिंग, जैसे कि CTP का जब सवाल हल किया जा रहा है तो कन्फ्यूज, जैसे 4 ऑप्शन हो गया, 4 ऑप्शन है तो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन को एलिमिनेट, मान लो कि A और C गलत है तो A C को तो छोड़ दो, B और D में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। B और D में से कोई एक ऑप्शन जब सही होगा तो मतलब 50-50 का चांस रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो गलती भी हो जाए तो मतलब तुक्का मारने पर भी सही काम कर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। मैथ पे आपको तो CTP होगा। मैथ में क्या करना होगा कि मैथ का फार्मूला तो इसमें बहुत डिफिकल्ट होता नहीं, बेसिक चीज़ ही पूछी जाती है, बहुत आसान। मैथ बहुत आसान चीज़ पूछा जाता है, मतलब दिमाग लगाने वाला चीज़, जैसे गुणा, जोड़, भाग, यही सब उसमें ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पहले से मजबूत करके रखना पड़ेगा। जैसे मैथ में सिंपल फार्मूला, उसका प्रैक्टिस कर लेना है, और कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जिससे कि कम समय में ज़्यादा कैलकुलेशन आसानी से और सही आ सके। तो ये करना पड़ेगा। लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज है तो उसका गद्यांश पद्यांश मतलब कि कम्प्रीहेंशन को रोज़ पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ो, रोज़ पढ़ो। और उसका जो बेसिक, उसी में लैंग्वेज में बेसिक ग्रामर होता है, ज़्यादा तो ग्रामर इसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन जो बेसिक ग्रामर है वो इसमें पूछा जाता है। अब EVS या फिर
सेकंड पेपर के लिए सोशल साइंस या फिर साइंस मैथ आ गया। इसके लिए क्या करना होगा, एनसीईआरटी की किताब पढ़ना है, उससे कंसेप्ट पढ़ना है खूब अच्छे से, और प्लस एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, तो ये तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग स्कोर स्ट्रेटजी की बात करेंगे। स्कोर स्ट्रेटजी क्या है, तो अगर हम लोग सीडीपी में 25+ सोचें कि हम लोग सीडीपी में 25 से अधिक नंबर लाएँ, तो अगर 25 नहीं आ पा रहा है तो 20 से 22 के बीच में तो नंबर आ ही जाएगा। तो ये हो, फिर लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज मिला के अगर 45+ आ जाए, 60 में से 45 से अधिक नंबर आ जाए, तो सीडीपी और लैंग्वेज मिलाकर कितना नंबर आ गया, 70 नंबर। 70 नंबर आ गया। पास होने के लिए 20 नंबर और चाहिए। तो यहाँ पे मैथ और ईवीएस बचा हुआ है, मैथ और ईवीएस बच गया। तो मैथ में से 25 अगर आ गया तो 70 ये था, 70 20 95 हो गया, 70 25 95 हो गया, 95 नंबर हो गया। ईवीएस में भी कुछ नंबर तो आएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि 0 नंबर, 30 में से सभी को हल किया जाएगा तो 0 ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। 30 नंबर को हल किया जाएगा तो 15 से अधिक तो सही हो ही जाएगा, 10 भी सही हो जाएगा। तो 95 यहाँ था, 10 जोड़ा जाएगा तो 105 नंबर यहाँ से आ जाएगा। मतलब ये कैसे आएगा जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक नहीं, ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत हार्ड चीज़ें पूछी ही नहीं जाती है, सिचुएशन से आधारित सवाल पूछा जाता है, इसलिए रटना नहीं, समझना है। और यह स्मार्ट स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है। इसमें जैसे कि स्मार्ट वर्क करना होगा, आसानी से एक ही चीज़ बढ़िया से समझ लो, सभी पे काम करेगा। अगर 5 सीटीटी के 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट सही और 1 सब्जेक्ट का, मतलब कि कोई एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा, और 4 सब्जेक्ट अगर ठीक ठाक है, तो कैसे पास हो सकते हैं, इसको मैं बताता हूँ थोड़ा बढ़िया से। कोई एक जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको ध्यान में रखना है। मैं कोई एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूँ। जैसे कि किसी का अगर मान लिया जाए तो किसी का ईवीएस कमज़ोर है, किसी का कोई एक सब्जेक्ट ईवीएस कमज़ोर है, सीटीपी 30 नंबर का होता है, हिंदी 30 नंबर, संस्कृत या अंग्रेजी में से कोई एक, मतलब लैंग्वेज जो है वो 30 नंबर, ईवीएस 30 नंबर और मैथ 30 नंबर, ये फर्स्ट पेपर के लिए बता दूँ। तो अगर सीडीपी में, और मतलब जो वीक सब्जेक्ट है उसको इग्नोर करके बाकी 4 सब्जेक्ट मजबूती से तैयार कर लिया जाए और सभी में 25+ 20+ नंबर आ जाए, तो पास होना आसान हो सकता है। मैं पहले एग्जाम्पल के हिसाब से बता दूँ। सीडीपी में 25+ आ गया, हिंदी में 25+ आ गया, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई 21+ आ गया। ईवीएस को अभी रहने देते हैं क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी, तो उसको अभी रहने दे रहा हूँ। और मैथ में से 25 आ गया, उससे अधिक नहीं आया, मतलब 22 से 25 के बीच में आ गया। बाकी 4 सब्जेक्ट को जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है सीटीटी। तो ये सीडीपी 25, हिंदी 25, संस्कृत 25, 25 25 50 20 70 हो गया, और मैथ में 25 था तो 95 हो गया। 25 से 75 20 95, मतलब पासिंग नंबर तो ऐसे ही आ गया, पासिंग नंबर तो ऐसे ही आ गया। एक विषय अभी उसका नंबर मैंने जोड़ा ही नहीं है, एक नंबर भी नहीं जोड़ा। तो अगर ईवीएस को जब हल किया जाएगा एग्जाम में, तो 30 में से अगर सभी को तुक्का मारा जाए 30 हो, तो 30 में से 10 नंबर तो आ जाएगा, इतना मैं मानता हूँ। तो 95 नंबर ये आया था और 10 नंबर ये, तो 100 तो 5 ऐसे ही हो गया। मतलब दिमाग क्या होता है हम लोग का कि बाकी सब्जेक्ट जो ठीक किया जा सकता है, जो सब्जेक्ट ठीक किया जा सकता है उसको छोड़ करके जो मेरा कमज़ोर है ध्यान में हम लोग का उसी पे रहता है। तो लगता है कि सीटीटी मतलब पास करना हम लोग के बस की बात नहीं, बहुत कठिन होता है, ऐसा लगता है। तो ये झूठ बात है दोस्तों। एक सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है तो सीटीटी पीछे मतलब कि धकेल नहीं पाएगा, पास होने से नहीं रोक सकता। एक विषय अगर कमज़ोर है तो बाकी 4 विषय मजबूत करो, अच्छा करो, एक विषय को छोड़ो कुछ टाइम के लिए, हल्का फुल्का पढ़ना, ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा पास होना है तो अगर नहीं भी पढ़ने का मन है तो बाकी जो 4 सब्जेक्ट है एकदम स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तब हो पाएगा। और जो नहीं आ रहा है तो तुक्का मार के भी लाया जा सकता है, मतलब पासिंग नंबर आ जाएगा। तो ये जो बताया ऐसे भी किया जा सकता है। तो हम लोग क्या है कि बस जो नहीं तैयार है, जो कमज़ोर है, ध्यान उसी पर रहता है। अब बाकी जो तैयार किया जा सकता है, जो पहले से भी तैयार है, वो भी खराब कर लेते हैं हम लोग इस चक्कर में कि मेरा ये विषय कमज़ोर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं बताया हूँ, ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। तो बस यही था आज की वीडियो में, समझ में तो आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था और इसमें कुछ नहीं है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना।